जय हिंद साथियों, मैं अभय गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स की पाठशाला पर। हम मध्य प्रदेश कांस्टेबल के पीवीएसएस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने 11 पेपर को सॉल्व कर लिया है। ये 12th नंबर का पेपर है। अगर आपने अभी तक उन सभी पेपरों को सॉल्व नहीं किया है तो प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी पेपर को जरूर सॉल्व करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 2,04,338 को उल्टे क्रम में लिखने पर हजार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो एक काम करिए, इसको पहले सीधे लिख लीजिए। क्या बोल रहा है? 2 लाख, तो 2,04,000, तो 2 लाख के बाद 0, 4, 4,338 को उल्टे क्रम में लिखने पर, इसको उल्टे क्रम में लिख दीजिए। 8, 3, 3, 4, 0, 2 लिखने पर हजार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 83, मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि उसने बोला है कि हजार के स्थान पर कौन सा आएगा, तो हजार के स्थान पर क्या आ रहा है? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक पासे को फेंकने पर 4 से अधिक नंबर आने की कितनी प्रायिकता होगी। तो देखिए एक पासे को अगर हम फेंकते तो क्या डिजिट आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, हमसे सवाल में बोल रहा है कि वो 4 से अधिक, क्या बोल रहा है? 4 से अधिक। तो देखिए 4 से अधिक क्या डिजिट है? केवल 2 डिजिट है। 4 से अधिक कितने डिजिट है? केवल 2 डिजिट, 5 और 6। देखिए ये तो आपको लिखना नहीं है, यहाँ सब आपको पता है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको इसको लिख के बता रहा हूँ। हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? 4 से अधिक कितने आ सकते हैं? 5 और 6। तो क्या लिखेंगे ऊपर? 2। और हम जानते हैं जब एक पासे को फेंकते हैं तो क्या करते हैं? 6 की पावर 1। तो क्या हो जाएगा? 1/3, 1/3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर भी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सब स्केल कितने तरीकों से विन्यासित किया जा सकता है जिससे स्वर एक साथ ना आए, जिससे स्वर क्या हो? एक साथ ना आए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैं परमुटेशन में टाइप 1 में करा चुका हूं आपको। अगर आपने अभी तक वो वीडियो जाकर नहीं देखा है तो एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। आपका परमुटेशन के एक एक टॉपिक आपका बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए उस वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी वह साथ ना आने की बात करें तो पहले इसका पूरा निकालिए कि सभी लोग साथ कितने तरीके से आएंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको कितने तरीके से आएंगे? फैक्टोरियल 5 तरीके से। फैक्टोरियल 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 120। ये तो हो गया कि स्केल को हम कितने तरीकों से अरेंजमेंट कर सकते हैं, इनको कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए ये चीज मैं इसका बेसिक पूरा कंसेप्ट सिखा चुका हूं, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूं, है ना। अब साथ ना आने की प्रायिकता, इसके लिए मैंने बताया था कि साथ ना आने की प्रायिकता के लिए निकाल लीजिए कि ये जो स्वर हैं, ये जो वोवल्स है, वो साथ कितनी तरीके से आएंगे, मतलब साथ आने की प्रायिकता निकाल लीजिए उनकी। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ स्केल, अब इसमें देखिए वोवल्स क्या है, तो वोवल्स इसमें ए और ई, इनको मैंने एक ही कैटेगरी दे दी कि ये जो वोवल्स है सभी लोग क्या आएंगे? साथ में आएंगे। वोवल सभी क्या होंगे? साथ में आएंगे। तो ये उनका एक परिवार मैंने बना दिया है। ये मैं इसका बेसिक बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ ना। इसका हम क्या कर दिया? हमने एक परिवार बना दिया। इसका एक परिवार बना दिया। बचे कितने सदस्य? बचा हमारा सी, एस, सी और एल। कितना बचा? देखिए 2, 3, 5 थे, 2, 3, 5 हो गए। अब ये तो पूरा एक परिवार, इसको हम कितनी तरह से काउंट करेंगे? 1, 2, 3, 4। तो इन सभी को हम जो सात आए स्वर, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? फैक्टोरियल 4 के रूप में। फैक्टोरियल 4, ठीक है। इसमें कोई रिपीट हो रहा है क्या? कोई भी रिपीटेशन नहीं है। और इस एई को भी तो हम दो तरीके से जमा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 2। तो देखिए फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, 2 का 2 हो जाएगा 48। तो ये 48 तरीके तो वो हो गए जिनमें स्वर साथ में आ सकते हैं। 48 तरीके क्या हो गए? जिनमें स्वर साथ में आ सकते हैं। तो साथ में ना आने के लिए मैंने क्या बताया था कि साथ में ना आने के लिए एक तो उनका पूरा अरेंजमेंट निकाल लीजिए, और जो साथ में आए उसको उसमें से क्या कर दीजिए? माइनस। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 2, ये आ जाएगा 72, मतलब 72 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो स्वर के साथ ना आने की संभावना या विन्यास कितना हो जाएगा? 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए उसकी आयु पूछे जाने पर एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, उसकी आयु प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। भाई कोई व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से उसकी आयु पूछी, तो उसने बोला कि जो प्रथम 15 संख्याएं होती हैं,
जो प्रथम संख्याएं होती हैं, जो प्रथम प्राकृतिक 15 संख्याएं होती हैं, उनका जो योग होगा वही मेरी आयु का योग होगा। तो हम जानते हैं कि किन्हीं भी प्रथम या कितनी भी n प्राकृतिक संख्याओं के लिए योग का फॉर्मूला होता है n+1/2। यहाँ n क्या डिनोट करता है, लास्ट डिजिट, n क्या डिनोट करता है, लास्ट डिजिट। तो देखिए n मतलब हो जाएगा 15, 15 और 1 16/2, तो ये गया 8 बार इज इक्वल टू 120। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 120। अतः उस व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी 120। हमको पता है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है n+1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत इन सम संख्याओं की प्रथम, देखिए इस क्वेश्चन को मैं पहले आपको बेसिक से बताऊंगा, फिर हम देखेंगे कि इसको हम बिना डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसका बेसिक जानते हैं। देखिए, तीन क्रमागत सम संख्या है, तो हमको तीन क्रमागत सम संख्याएं मानना पड़ेगी। तो हमने माना, देखिए x, x+2, x+4। भाई क्रमागत संख्याओं को अगर समय तो हम इसी तरह मानते हैं, x, x+2, x+4। चलिए आगे बढ़ी सवाल को। सम संख्याओं का औसत इनका बोल रहा है वो औसत, तो औसत निकालने के लिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि तीन सम संख्याएं हैं। संख्याओं का औसत इन सम संख्याओं की प्रथम संख्या क्या है इसमें, x। प्रथम संख्या की एक तिहाई, प्रथम संख्या x, इसका एक तिहाई 1/3 से 10 अधिक है। ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, उसके प्रथम संख्या के एक तिहाई से कितना है, 10 अधिक। तो इसमें क्या कर दीजिए, 10 को ऐड कर दीजिए, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, आपस में बराबर। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये हो जाएगा 3x+4 इज इक्वल टू 3, इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ये x +13/3। ये 3 से 3 गया, कि x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x, ये 4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 26, 2 और 2 ये 6 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 24। तो x इज इक्वल टू आ गया 12, क्या आ गया 12। अब सवाल पूछिए क्या बोल रहा है, इन संख्याओं में महत्तम संख्या, इन संख्याओं में महत्तम संख्या। तो महत्तम संख्या क्या थी हमारी, x+4, क्या थी x+4। तो मान रख दीजिए इसमें 12+4 क्या जाएगा 16, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो साथियों ये तो था इसका बेसिक। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, आइए हम इसको देखते हैं डायरेक्ट करने का तरीका। तो देखिए आपको पता है इसमें पूछी हमसे महत्तम संख्या, पूछी क्या, पूछी महत्तम संख्या। और हम जानते हैं कि इन चारों में से ही एक संख्या क्या है, महत्तम है। इन चारों में से एक हमारा क्या है आंसर। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पर स्ट्राइक कीजिए। उसने बोला तीन क्रमागत सम संख्याएं, महत्तम संख्या, महत्तम संख्या 16 है और सम संख्याएं, तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, देखिए 12, 14 और 16 तीन क्रमागत होंगी कि नहीं होंगी, हम पहले एग्जांपल को ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसने बोला तीन क्रमागत सम संख्या का औसत इन सम संख्याओं की प्रथम संख्या, प्रथम संख्या क्या है 12 के एक तिहाई का एक तिहाई निकालिए, क्या जाएगा 4 से 10 अधिक है। अब 4 में क्या कीजिए 10 को एडिशन कीजिए, तो क्या आया 14 आया। तो ये क्या था, इन तीन क्रमागत संख्याओं का क्या था औसत। तो इसमें भी औसत क्या है 14, यहाँ भी क्या आ रहा है 14। तो देखिए पहले ऑप्शन से ही क्या आ गया हमारा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो आप इस तरह भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, कोई भाई शॉपकीपर है, उसने अपना सामान कॉस्ट प्राइस पर बेचा, ठीक है। यदि वो किलोग्राम की जगह 975 ग्राम देता है, भाई मतलब ये कि बेईमान दुकानदार वाला कंसेप्ट है, इसको आपने पढ़ा होगा। देखिए इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताता हूँ, किताबों में फॉर्मूला लिखा रहता है, हमको फॉर्मूले पर नहीं जाना। मैं आपको थोड़ा सा एडवांस अप्रोच बताता हूँ, जिससे आप बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लाभ, तो जो लाभ वो बताता है वो होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आप लिखिए एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, देखिए सेलिंग प्राइस लिखिए एसपी अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये लिखिए। उसके बाद देखिए सवाल को पढ़िए। एक दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, यदि वो 1 किलोग्राम, मान के चलो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, ये हमने क्यों लिया क्योंकि यहाँ पर 975 ग्राम है और 975। वह क्या कर रहा है भाई, अपन गए दुकान पे लेने 1 किलो चीनी, तो अपन ने बोला कि दुकानदार वाले भैया हमको 1 किलो चीनी दे दीजिए। तो उन्होंने क्या किया भाई, चीनी तराजू पे रखा, लेकिन तराजू में उन्होंने क्या लगा दिया, इसको बट्टा लगा दिया या नीचे से कुछ कर दिया, तो वो हमको क्या दे रहे हैं 975
ग्राम क्या दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, 975 ग्राम क्या दे रहे हैं, चीनी। लेकिन हम कितना लेकर आ रहे हैं, हम लेकर आ रहे हैं 1000, उसने बेची कितनी है, 1000। अब मान के चलिए इस 1000 की कुछ कीमत रही होगी कि नहीं होगी, ठीक है, और इस 975 की भी कोई कीमत रही होगी। हमने मान लिया इसकी एक कीमत है, हमने मान लिया इसकी भी एक कीमत है, 1 रुपए कीमत है, तो 1000 किलोग्राम की 1000 रुपए कीमत हो गई, 975 ग्राम की 975 ग्राम कीमत हो गई। आपको ये कीमत नहीं मानना है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो देखिए जो व्यापारी है, जो बेईमान दुकानदार है, वो क्या कर रहा है, हमको बोल तो रहा है 1000, बेच कितना रहा है वो, 1000 बेच रहा है कि नहीं बेच रहा, बेच रहा है 1000, और दे कितना रहा है, 975, दे कितना रहा है, 975। तो भाई यही तो 975 उसकी कॉस्ट प्राइस थी, और बेच उसको वो 1000 रुपए में रहा है, बेच उसको किस में रहा है, 1000 रुपए में। तो स्वाभाविक सी बात है वो उसको तभी तो फायदा होगा भाई, तभी तो फायदा ले रहा है। अब 975 की चीज में वो 1000 रुपए में बेच रहा है, तो कितने की हानि हो रही है उसको, 25 की, किस पे, 975 पे इंटू 100। बस सॉल्व कर लीजिए, देखिए 5 से एक बार, 5 बार, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नाम 45, ठीक है, कितना बचा, 25 25, एक और बार काट दीजिए, 5 थी 15, 5 नाम 45, तो 100/39। तो देखिए लगभग जाएगा, देखिए 80 मान लेते, 40 मान लेते हैं, 40 दूनी 80, मतलब 78, मतलब 2 बार 22, मतलब 2 सही 22/39 क्या हो जाएगा इसका आंसर। भाई कितना फायदा कमा रहा है, 2 सही 22/39%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है 6 व्यक्ति एक कार्य को 2 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। हमने माना 6 मैन एक कार्य को 2 दिनों में पूरा कर रहे हैं। ये चेन रूल वाला क्वेश्चन है, एमडीएच वाला, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया इसको, इसका फॉर्मूला सबको मैंने आपको बताया था, पूर्ण कर सकते हैं। और 4 लड़के 4 बॉय उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो इनकी वर्क क्या है, सामान्य तो एफिशिएंसी निकालिए, यहाँ से देखिए ये जाएगा 2 बार और ये यहाँ से 3, तो 3m इज इक्वल टू आ गया 8 बॉय। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालिए, m अपॉन बॉय इज इक्वल टू 8/3। यहाँ से क्या देखिए m की एफिशिएंसी आ गई 8, बॉय की एफिशिएंसी आ गई 3 आ गई। अब सवाल को पढ़िए, देखिए सवाल हमसे बोल रहा है कि कितने दिनों में 3 पुरुष मतलब 3 मैन एवं 6 बॉय 6 लड़के एक साथ कार्य करते हुए कार्य को पूरा करेंगे, मतलब उसी को पूरा करेंगे कितने दिनों में। तो आप या तो इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, दोनों में से किसी को भी ले लीजिए, बात बराबर। तो हमने इसको ले लिया 6m × 2। अब देखिए m की जगह रखिए m की एफिशिएंसी, पुरुषों की एफिशिएंसी, बॉय की जगह बॉय की एफिशिएंसी। तो देखो 3 m की जगह आएगा 8 प्लस 6 बॉय की जगह आएगा 3, और ये डी ऐसे का ऐसा, इधर है 6, m की जगह आएगा 8 × 2। सॉल्व कर लीजिए, देखिए 8 3 24, 6 3 18, देखिए 24 प्लस 18 डिफरेंस, देखिए 8 4 12 की 2, कैरी आई 1, 3 और 1 4, 42 डी इज इक्वल टू, यहां से लीजिए, देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब मैं इसको यहां से सॉल्व कर रहा हूं, देखिए डी इज इक्वल टू जाएगा 6 × 8 × 2 अपॉन क्या आ गया 42। सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए 7 बार, तो 8 दूनी 16/7। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 सही 2/7 आपका क्या आएगा आंसर आएगा। जबकि ऐसा आंसर किसी में भी एक भी ऑप्शन में नहीं दिया है। इसका आंसर आयोग ने दिया है 2, इस सवाल का आंसर आयोग ने क्या दिया 2, और इस सवाल को भी कैंसिल भी नहीं किया है। तो देखिए लेकिन आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर क्या आएगा 2 सही 2/7 ही आएगा, मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, और ये इसका आंसर दे रहे हैं 2। तो अब ये तो देखिए आयोग की गलती है, अब इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आयोग ने आंसर गलत दिया है। आप बिल्कुल इसको सॉल्व करके देखिए, इसका आंसर यही आएगा, किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पर इंग्लिश में दिया है 35 40, और यहाँ पर दिया है 34 50, 3540 3450। अगर आप इसको हिंदी से करेंगे तो आपका एक भी ऑप्शन इसमें से क्या नहीं होगा, मैच नहीं होगा। अगर आपको इसको हिंदी वाले प्रश्न को करते हैं तो इसका आपका एक भी ऑप्शन मैच नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आपने एक बिल्कुल राइट प्रोसेस को अपनाया है, एक सही प्रोसेस को आपने अपनाया है, लेकिन आपका आंसर फिर भी गलत आ रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा कि एक बार हल्की सी नजर इंग्लिश वाले पे जरूर डाल दीजिए। देखिए रुपए की राशि को 3 भागों में 2:6:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो महत्तम भाग होगा। भाई देखिए 6 दूनी 12 और 1 13 और 2 15, 15 रेशो की वैल्यू हमको सवाल में दी है
3540, ठीक है। एक रेशो की वैल्यू दी है हमको, देखिए कितनी बार गई है, 2 बार, ठीक है। कितना बचा, 2 बार ही जाएगा, 5 बार, 5 नाम जो कि 15 को 15 दूनी 30, ठीक है। 5 बचा, 15 दूनी 30, 15 3 45, कितना बचा, 9 बचा, 15 छक्के 90, 636। हमसे क्या पूछ रहा है, महत्तम भाग। महत्तम भाग कितना, 7 है, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 का मल्टीप्लाई यह हो जाएगा, तो देखिए 742 की 2, ठीक है। कैरी आई 2, 7 21, 21 और 4 25 की 5, कैरी आई 2, 7 दूनी 14 और 2 16, तो 16 52। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आप इसको 3450 से करेंगे तो आप इसको करके देखिएगा, आपको ऑप्शन से आंसर मैच नहीं होगा। सॉल्व तो हो जाएगा, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये भी 15 से कट रहा है, लेकिन आपके आंसर ऑप्शन से मैच नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, एक संख्या में 2 अंक हैं, तो मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन को हम 10x प्लस वाई की तरह मानते हैं, फिर उसमें प्लस करते हैं, उसमें माइनस करते हैं, इस चक्कर में मत पड़िए। डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन में आप ऑप्शन पर स्ट्राइक कीजिए। क्या करिए, आप ऑप्शन को इस पर स्ट्राइक कीजिए, ऑप्शन की तरह इसको सॉल्व कीजिए, तुरंत आंसर निकलते हैं। देखिए, एक संख्या में 2 अंक हैं, उनका योग 5 है, तो देखिए 5, चार ऑप्शन में उनका प्लस करने पर 5 आ रहा है, अच्छी बात है। यदि उस संख्या में 27 जोड़ दें, मतलब ये जो संख्या है इसमें क्या कर दें, 27, सभी संख्याओं में क्या कर दें, 27 जोड़कर देख लेते हैं हम। सभी संख्याओं में हमने क्या कर दी, 27, तो अंक प्रतिलोमित हो जाता है। देखिए, प्रतिलोमित का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, अगर 13 लिखा हुआ है तो इसका प्रतिलोमित हो जाएगा 13, अगर लिखा है 82, इसका प्रतिलोमित हो जाएगा 28। ये मैं आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूं, बस अब सॉल्व करके देख लीजिए। देखिए 7 और 2 9, 3 2 5, प्रतिलोमित हुआ क्या, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, अगले पे आइए। देखिए 7 3 10 0, 4 और 1 5, प्रतिलोमित हुआ क्या, नहीं। अब देखिए ये तो होगा ही नहीं, अगले पे आइए। 7 4 11 की 1, कैरी आई 2, 1 और 1 2 और 2 4, 41। देखिए 14 क्या हो गया, 41 बन गया, 14 41 बन गया, इसका प्रतिलोमित हो गया, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, 200 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 125 है, कुल अंक याद कीजिए, सिंपल 125 दूनी 250, 250 और क्या है 2 जीरो की 2 जीरो, तो क्या जाएगा 25,000, क्या जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा इसका बेसिक, फिर मैं बताऊंगा कि आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए, एक महाविद्यालय में 540 लड़के एवं लड़कियां हैं, तो भाई 540 टोटल बच्चे हैं एक महाविद्यालय में, और लड़के बॉय बॉय गर्ल की रेशो का अनुपात दिया है 5:4 दिया है कि नहीं दिया। तो देखिए रेशो में ये 9 दिया है, और क्वेश्चन में दिया है 540, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई हमको, 9×5 = 45, 9 छक्के 54, एक रेशो की वैल्यू आ गई 60, तो बॉय कितने हो जाएंगे, 60 का मल्टीप्लाई 300, और गर्ल कितनी हो जाएंगी 240। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ी सवाल को, यदि लड़कियों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई है, यदि लड़कियों की संख्या में 20% की वृद्धि। अब देखिए, आप यहां से 20 को फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, 20 को क्या लिख सकते हैं 1/5, 5 को क्या लिख देंगे 6/5 वृद्धि, आप इस तरह कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। भाई 240 में क्या हो रहा है 20% की वृद्धि, तो क्या हो जाएगा 120/100, सॉल्व कीजिए, ये 6 बार जाएगा, ये 5 बार, तो देखिए कितनी बार गई है, पंचों को 20, 5 चौको 20, 5 8 40, मल्टीप्लाई 6, तो देखिए 8 6 48 की 8, कैरी गई 4, 6 चौको 24 और 4 28, 288। ये यहाँ पर क्या है 300, बस इसका रेशो निकाल लीजिए। देखिए सॉल्व कर लीजिए, किससे करेंगे अपन, इसको आप 4 से काट दीजिए, तो देखिए 4 पंजे 4 से 2 से काट दीजिए, ये आ गया 150, ये आ गया 244, फिर 2 से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 75, ये हो गया 7 2 72 हो गया। अब किससे कटेगा, अब ये 3 से कट जाएगा, तो देखिए 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, तो 25 रेशो क्या आ जाएगा 24, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। 25:24 क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो छात्र ये तो था इसका बेसिक, लेकिन आपको मैं बता दूं इसका थोड़ा सा एडवांस तरीका है कि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसका आंसर आ गया था बेसिक से ही। अब देखिए डायरेक्ट देखिए, एक महाविद्यालय में 540 लड़के एवं लड़कियां हैं, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो टोटल दिया है इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमको केवल रेशो से मतलब है। अब देखिए इधर है बॉय, इधर है गर्ल, ठीक है। अब देखिए 5:4, तो देखिए ये क्या बता रहा है भाई, टोटल कितना है ये 9,
9 में से 5 हिस्सा ही तो पुरुष हैं, 9 में से 5 हिस्सा ही तो भाई जो लड़के हैं। इतनी बात आई कि नहीं समझ में? बिल्कुल आई होगी भाई। रेशो का मतलब क्या होता है? जो रेशो होता है अगर मैं उसको इस अनुपात में लिख दूं, ये तो टोटल होता है नीचे, उसमें से अगर मैं 5 लिख रहा हूं मतलब 9 में से 5वां हिस्सा ये है, तो ये क्या होगा बॉय। तो 4/9 ये क्या हो जाएंगी गर्ल। बताइए होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। 4/9 क्या होंगी? गर्ल होंगी। अब इस सवाल में क्या पूछा है? लड़कियों की संख्या में 20% की वृद्धि, तो लड़कियां ये थी, यही इसकी 20% की वृद्धि कर दीजिए, या इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6/5। क्यों होगा? क्योंकि 20% को लिखेंगे हम 1/5, 5 में 1 की वृद्धि क्या हुआ 6, तो 6/5। अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये सब रेशो में है, रेशो में है कि नहीं? अगर रेशो में तो कुछ भी काट सकते हैं और कुछ भी हटा सकते हैं। यहाँ से 9 को मैंने 9 से काट दिया, काटा कि नहीं काटा? अब यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा है, तो मैंने बोथ साइड क्या कर दी 5 से मल्टीप्लाई, बोथ साइड क्या कर दी 5 से मल्टीप्लाई, ये 5 से 5 गया, ये आ गया 25 रेशो 6 चौको 24। तो देखिए वही हमारा आंसर क्या आ गया 25/24 आया कि नहीं आया? तो आप इस तरह इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो टोटल दिया हुआ रहता है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट भी इन तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर है, तो हम जानते थे कि हमारा क्या होता है चाल इज इक्वल टू होता है दूरी बटा समय, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 90, देखिए यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ सेकंड, यहाँ मीटर, यहाँ सेकंड, बदलिए इसको। सबसे पहला काम तो यही करिए, 5/18 का गुणा इज इक्वल, आगे पढ़िए, घंटा की गति पर शून्य चौड़ाई वाले खंबे को पार करने में कितना समय लेगा। तो हम जानते हैं जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को, किसी ट्री को या किसी आदमी को पार करती है तो केवल और केवल खुद की लंबाई को तय करती है। तो ट्रेन की लंबाई हमको दी है 150 मीटर, टाइम आ गया। तो देखिए 18×5 = 90, 5×5 = 25, और 25 यहाँ से जाएगा तो 6 बार ये 6 सेकंड, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 6 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक पुरुष 9.60 रुपए प्रति दर्जन पर अंडे खरीदता है, मतलब कोई पुरुष है उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसने एक दर्जन अंडे 9.60 रुपए में खरीदे, उसे 15% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रति 100 अंडे को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो पहले एक काम कीजिए कि भाई प्रति 100 अंडे बेच रहा है तो पहले एक अंडे की कीमत निकालिए कि उसने एक अंडे को कितने रुपए में खरीदा। तो देखिए एक दर्जन है, एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं 12, तो 12 बराबर अपन लिख देंगे इसको 9.6, तो एक अंडा बराबर हो जाएगा 9.6/12, तो एक अंडा बराबर देखिए 12×7 = 12×6 = 72, 12×7 = 12×8 = 96, मतलब 0.8। तो एक अंडे की कीमत कितनी आ गई 0.8, एक अंडे की कीमत कितनी आई 0.8। उसने 100 अंडे खरीदे, उसने क्या करे 100 अंडे खरीदे, तो 100 अंडे की कीमत क्या हो जाएगी 0.8 × 100, क्योंकि भाई यहाँ पे एक अंडे की कीमत थी, हमको 100 अंडे की निकालना है, क्योंकि उसने 100 अंडे को बेचना है तो 100 अंडे खरीदे भी तो होंगे। उसने 100 अंडे खरीदे कितने में 80 रुपए में, तो 100 अंडे की कॉस्ट प्राइस क्या आ गई हमको 80 रुपए। भाई 100 अंडे की कॉस्ट प्राइस क्या आ गई 80 रुपए। अब वो इसको बेच रहा है 15% के लाभ पर, तो निकाल लीजिए 80 का क्या निकाल लीजिए 15%, या निकाल लीजिए 15% क्या होता है 3/20, तो ये क्या हो जाएगा 23/20, डायरेक्ट भी हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट वही रेशो को देखिए, आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम बचाना है किसमें पेपर में। अगर आपको पेपर में थोड़ा सा टाइम बचाना है तो रेशो को तो आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5×3 = 15, 5 दूनी 10, तो ये कितनी बार गया 4 बार, तो 23 चौको होते हैं 92, 23 चौको 92, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो उसको 15% का लाभ अर्जित करने के लिए अंडों को कितने में बेचना पड़ेगा 92 रुपए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यदि खंबे की लंबाई का 1/3 भाग भूमि के नीचे, लंबाई का 1/4 भाग जल में डूबा हुआ है और 5 मीटर की शेष लंबाई जल के ऊपर दिखती है, तो खंबे की कुल लंबाई को ज्ञात करना है। तो देखिए मैं इसको आपको डायग्राम में समझाता हूँ कि भाई मान के चलिए एक पोल है, ठीक है, ये एक पोल है, ये जो पोल है, ठीक है। अब क्या बोला यदि खंबे की लंबाई का 1/3 भाग भूमि के नीचे, तो ये इसका 1/3 भाग मान लेते हैं, ये जो भाग है ये क्या भूमि के नीचे, तो ये भाग कहाँ है भूमि के नीचे, कितना 1/3 भाग, ठीक है। लंबाई का 1/4 भाग जल में डूबा है, लंबाई का 1/4 इतना भाग हम मान लेते हैं, ये जो है वो जल में डूबा है, ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं, देखिए ये भाग क्या है जल में डूबा हुआ है, कितना 1/4 भाग एवं 5 मीटर शेष, ये जो है 5 मीटर क्या है शेष जल के ऊपर, मतलब पृथ्वी पर दिख रहा है। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। अब वो बोला तो खंबे की कुल लंबाई, तो देखिए साथियों में आपको
पिछले वीडियो या पहले चैप्टर से आपको बताते आ रहा हूँ कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब भी रेशो आए, अब इस पोल की तो हमको कुछ ना कुछ लंबाई मानना पड़ेगा। तो आप माने हुए इसको x, तो मैं बोलता हूँ कि x मानने से सबसे अच्छा तरीका है कि क्यों ना हम ऐसी वैल्यू को माने जो इनको काट दे। तो हमेशा इनका क्या लीजिए, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। किसका, 4 और 3 का। तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 12। तो हमने मान लिया कि इस पोल की पूरी लंबाई कितनी है, 12 मीटर, या जो भी दिया है हमको मीटर में दिया, तो हमने मान लिया इसकी लंबाई 12 मीटर। अब वो बोला यदि खंबे की लंबाई का एक तिहाई भाग निकालिए, एक तिहाई कितना आएगा, 4। तो देखिए यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, जो जमीन में गड़ा हुआ है उसकी लंबाई कितनी आ गई, 4। उसके बाद एक चौथाई जल में, तो 12 का एक चौथाई कितना आएगा, 3। तो ये 3 कितना आ गया, जल में आ गया। शेष बचा हुआ है, तो देखिए 4 3 7, 7 यूज हो गया। टोटल माना था हमने 12, कितना बचा, 5। 5 बचा कि नहीं बचा, सवाल में भी 5 है दिया है। एक रेशो की वैल्यू 1 आ गई, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 1। हमने 12 माना हुआ था तो मल्टीप्लाई 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि हमने 12 मीटर ही पोल की लंबाई मानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, यदि एक व्यक्ति 9 घंटे किलोमीटर यात्रा करता है, मतलब 9 घंटे में 1 किलोमीटर यात्रा करता है, तो कितने घंटों में भाई 243 किलोमीटर यात्रा कर लेगा। सिंपल है, सभी लोग कर लेंगे। 243 में क्या करिए, 9 से भाग दे दीजिए, 9 दूनी 18, 6 बचा, 9 7 63, 27। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 4। 27 ही तो होगा। देखिए 9 दूनी 18, 6 बचा, 9 7 63, 27 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, प्रथम एवं द्वितीय दो संख्याएं तृतीय से क्रमशः 15 एवं 25% अधिक है। तो देखिए तीन संख्या मानी, 1 2 3। पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। प्रथम एवं द्वितीय दो संख्या, तृतीय मान ली हमने 3, तीसरी संख्या क्या मान ली हमने, 100। उससे क्रमशः, क्रमशः मैंने बताया जब क्रम होता है तो 100 से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये 115% अधिक है, सॉरी 15% अधिक, तो ये 100 का 15 115 हो जाएगा, और 25 25 तो 125 हो जाएगा। ठीक है, तो द्वितीय संख्या के प्रतिशत के रूप में प्रथम संख्या, वो हमसे बोला है द्वितीय संख्या के रूप में प्रथम संख्या है, प्रतिशत के रूप में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या के रूप में। सिंपल सॉल्व कर लीजिए। देखिए 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 23 चौको क्या हो जाएगा 92, 52%। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये वाली बात आई ना आपको समझ में, भाई क्या बोला है, द्वितीय संख्या के प्रतिशत के रूप में प्रथम संख्या, मतलब द्वितीय संख्या के रूप में प्रतिशत के रूप में प्रथम संख्या, तो उसको नीचे रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्लारा 14 वर्ष की है, भाई कोई क्लारा है 14 वर्ष की है। 2 वर्ष पूर्व उसकी माता जूट की आयु उसकी आयु से दुगनी थी। भाई तो हम मान लेते हैं कोई क्लारा है, क्लारा है कि क्लारा है, क्लारा और एक जूट है। वो क्लारा की वर्तमान आयु दे रखी है हमको यहाँ पर, कितनी, 14 वर्ष। तो देखिए 2 वर्ष पूर्व उसकी माता जूट की आयु उसकी आयु से 3 गुनी थी। तो क्लारा की आयु थी 1, तो जूड उसकी माता उसकी आयु कितनी थी, 3 गुनी। ये दिया क्लारा 14 वर्ष की है, 2 वर्ष पूर्व उसकी माता जूड की आयु उसकी आयु से 3 गुनी थी। तो देखिए अभी वर्तमान में क्लारा की आयु कितनी, 14 वर्ष हमको दी है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी होगी, 12 होगी कि नहीं होगी। भाई ये 2 वर्ष पूर्व की आयु आ गई, उसमें 12 2 माइनस कर दिया हमने। तो भाई मैं बोलूँ अभी वर्तमान में मैं 20 साल का हूँ, तो 2 वर्ष पहले में कितने साल का था, स्वाभाविक सी बात है मैं 18 साल का था, 2 माइनस करूंगा। यही हमने किया, उसकी वर्तमान आयु हुई 14 वर्ष। 2 वर्ष पहले की आयु कितनी हो जाएगी, 2 को माइनस कर देंगे तो 12 आ गया। तो लेकिन देखिए रेशो में वर्तमान आयु है उसकी 1, मतलब 2 वर्ष पूरी पूर्व उसकी आयु कितनी, 1। सवाल में दिया है 12, ये कितना गुना है, 12 गुना। उसकी भी 2 वर्ष पूर्व की आयु निकाली तो 12 दिया 36। तो ये 36 क्या आ गई उसकी, 2 वर्ष पूर्व की आयु जूट की। तो 2 वर्ष पूर्व की आयु है जूट की कितनी, 36। वर्तमान आयु निकाली, 2 का 8 की, तो ये क्या आ गया 88। ये जूट की क्या आ गई, वर्तमान आयु आ गई। ये जूट की क्या आ गई, वर्तमान आयु। अब आगे पढ़िए सवाल को। जब जूड ने 16 वर्ष पूर्व विवाह किया था, जब जूड ने 16 वर्ष पूर्व क्या किया था, विवाह। भाई वर्तमान में वो 38 साल की, 16 वर्ष पूर्व विवाह करेगी, तब उसने कब की थी, 26 वर्ष की आयु में क्या किया था उसने, विवाह किया था। किसने, जूड ने विवाह किया था। तो उसकी आयु उसके पति मेट, भाई ये जूड है, उसका पति ये मेट का अनुपात 11:13 था। कितना था, 11:13 था। भाई इसमें से ये जाएगा तो 22 आएगा, ना कि 26 आएगा। विवाह वर्ष समय जूट की आयु कितनी थी, 22 वर्ष।
और उनका अनुपात कितना था 11, देखिए अनुपात 13, तो ये 22 इससे कितना गुना है 2 गुना, ये कितना गुना हो जाएगा 2 गुना, तो ये कितना जाएगा 26। यहाँ तक कोई बात आई समझ में कि नहीं? देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल और केवल आपको ये जो नाम दे रखे हैं ना उल्टे सीधे, क्लारा, जूट, मेट, इनकी तरह से क्वेश्चन को टफ लग रहा नहीं, तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। तो ये जब आगे उसकी विवाह के समय आयु 26 वर्ष, किसकी मेट की। अब पूछिए मेट कितने वर्ष का था, देखिए ये जो 26 वर्ष है ये मेट की विवाह के समय आयु थी, और ये 16 तो हमने माइनस किया था, तो उसमें 16 क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि उसका विवाह जो झूठ था, जो झूठ थी महिला, उसका विवाह कब हुआ था 16 वर्ष पहले हुआ था, तो 16 इसमें प्लस करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 4, 42 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो एक बार इसको बैक करके देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक दुकानदार चाय के 2 किस्मों को 6:4 के अनुपात में मिश्रित करता है। तो हम मान लेते हैं कोई दुकानदार, उसके पास 2 चाय की वैल्यू है, एक 6:4 के अनुपात में मिश्रित करता है, जिनका मूल्य क्रमशः, इसका मूल्य 18 रुपए, ठीक है, और इसका मूल्य दिया उसने 13 रुपए प्रति किलोग्राम है। यदि वो चाय के इस मिश्रण को 20 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है, तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत निकालना है। स्वाभाविक बात, देखिए भाई कोई 6 यूनिट मैंने ली, कोई 6 किलो शक्कर लेके आया, मैं 6 किलो चाय लेके आया 18 के रुपए पर केजी, 6 किलो चाय लेके आया मैं 18 रुपए पर केजी, तो टोटल कितना लेके आया, तो देखिए 18 छक्के 108, मतलब 108 रुपए में लेके आया मैं, ठीक है। और कुछ 4 किलो चाय लेके आया मैं 13 रुपए, तो कितने मिले 13 चौको 52, सॉरी ये 52 रुपए पर केजी, टोटल कितने रुपए मैंने खर्च किए, तो देखिए 0 6 160, भाई 160 रुपए मैंने टोटल खर्ची किस पे 10, टोटल क्वांटिटी थी मेरे पास, मात्रा कितनी पर आई 10 केजी आई, भाई कोई 10 यूनिट काम में लेके आया, 10 किलो चाय पत्ती में लेकर आया, कितने में 160 रुपए में। अब वो बोल रहा है वो इस 4 के मिश्रण को, मतलब इस 10 के मिश्रण को 200 रुपए प्रति केजी पर बेच रहा है, तो टोटल कितने में बेच रहा है 200 में, तो 200 क्या होगा इसकी सेलिंग प्राइस, 160 क्या थी उसकी कॉस्ट प्राइस। हमको स्वाभाविक दिख रहा है 160 की चीज कितने में बेच रहा है 200 में, कितने का लाभ 40 का, किस पे 160 पे, परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा कर दीजिए, 0 से 0 4 बार, ये कितना आ गया 25%, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 3 इसका आंसर 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मान लेते हैं x का 20%, 46 x का मान ज्ञात कर रहा है 5 बार गया, तो x बराबर देखिए 6 पंजे 30, 0 0 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 डायरेक्ट इसका आंसर जाएगा, नहीं तो निकाल लीजिए, पंचों को 20 और 3 23, 223, तो भी इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोशिश कीजिए पेपर में सॉल्व करने की यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट से अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर 4 ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं। तो देखिए 4 वर्ष पूर्व, इस क्वेश्चन को भी हम देखिए ऑप्शन से भी कर सकते हैं, रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, एक्स मानकर भी कर सकते हैं, मैं आपको उसको एक्स मान के बता देता हूं। देखिए 4 वर्ष पूर्व राम, भाई कोई राम थे और एक श्याम थे, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व राम श्याम से 2 गुना बड़ा था, राम जो है श्याम से, तो हम मान लेते राम था 1 गुना, इससे 2 गुना कौन बड़ा था श्याम, सॉरी श्याम से 2 गुना था कौन राम, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व दिया है उसने, ठीक है। फिर पढ़िए अभी से 6 वर्ष पश्चात राम श्याम से केवल 1.5 गुना बनाए, तो देखिए जो राम जी हैं वो श्याम से कितना 1.5 गुना, तो श्याम से 1.5 गुना मतलब इसके 3/2 के बराबर है, तो देखिए निकालिए राम अपॉन श्याम, तो 3/2, तो यहाँ से क्या आ गया राम और श्याम का रेशो आ गया, तो देखिए राम जी कितने 3 और श्याम कितना है 2, ये वाली बात आई समझ में, क्योंकि भाई उसने बोला अभी से 6 वर्ष पश्चात राम श्याम से केवल 1.5 गुना बड़ा होगा, अभी से कब वर्तमान से 6 वर्ष बाद कितना होगा 1.5 गुना, तो हमने 1.5 गुना निकाल लिया, उसको बराबर कर लिया, ये बोला यहाँ से रेशो निकल आया। तो देखिए जब भी इस तरह का रेशो आता है तो हम क्या करते हैं इनका डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या है इनका समान, डिफरेंस क्या है इनका समान, अगर डिफरेंस समान नहीं होता तो हम क्या करते हैं डिफरेंस को समान करते हैं, डिफरेंस को क्या करते हैं समान, जो भी इनका डिफरेंस रहता है मान चलिए यहाँ पे जो डिफरेंस है तो उसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका जो डिफरेंस रहता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, डिफरेंस को समान करने के लिए। यहाँ पर डिफरेंस एक ही जो समान दिया, अब देखिए 4 वर्ष पूर्व यहाँ पर और 6 वर्ष, टोटल कितनी वैल्यू दी है 10 के बराबर, 4 वर्ष पूर्व 10 की, तो क्या बोल रहा है वो राम एवं श्याम की वर्तमान आयु। अब देखिए इस 10 का गुणा या तो यहाँ कर दीजिए या यहाँ कर दीजिए, अगर आप यहाँ पे करेंगे तो 6 का करना पड़ेगा माइनस, और अगर यहाँ पे करेंगे तो क्या करना पड़ेगा 4 प्लस, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसमें
भाई यहाँ पे करेंगे तो राम कितना हो जाएगा 2 × 10, 1 × 10, तो ये आ गया 20, ये आ गया 10। लेकिन ये कब तक 4 वर्ष पूर्व, तो इसमें प्लस क्या करना पड़ेगा 4, तो +4 इसमें भी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 14, 24 24 एवं 14 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर है। ए और बी भाई कोई दो व्यक्ति है, वो बोला ए जो है बी से 3 गुना, तो बी की एफिशिएंसी हम मान लेते हैं 1, तो ए की क्या हो जाएगी 3, ये आ जाएगी एफिशिएंसी। कारीगर है एवं दोनों मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में पूर्ण करते हैं। दोनों मिलकर किसी कोई काम कर रहा है उसको 18 दिन में पूरा करते हैं। ए स्वयं कितने दिनों में कार्य को पूर्ण करेगा, तो देखिए सिंपल है भाई, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 1, तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 4, और हम जानते हैं टोटल वर्क क्या होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई डेज या दिन, एफिशिएंसी गुणा क्षमता गुणा समय। अगर हम इसका आपस में गुणा कर दें तो हमारे पास क्या निकलता है टोटल काम हो रहा है 18 दिन में। एक की ए और बी टोटल मिलके एक दिन में काम कर रहे हैं 4, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4, तो टोटल काम कितना करेंगे 18 × 4, देखिए 8 चौको 32, 2 4 × 4 और 3 7, 72 काम करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए। तो ये जो 72 आ गया क्या आ गया टोटल वर्क आ गया, क्योंकि टोटल वर्क क्या होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई डेज, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई डेज, ये क्या आता है टोटल वर्क आता है, तो टोटल वर्क आ गया। अब सवाल पढ़िए, ए स्वयं कितने दिनों में कार्य करेगा, ए की क्षमता कितनी है 3, ए की क्षमता कितनी है 3, टोटल वर्क कितना है 72, भाग दे दीजिए ये 2 बार और 1 4 24 दिन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ए बी से दुगुना 3 एवं बी सी से 3 गुना 3, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन से हमेशा क्या करिए पीछे से स्टार्ट कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा सोल्व करना पीछे से स्टार्ट कीजिए। तो हम मान लेते हैं देखिए ए बी सी, अब बी सी से 3 गुना, अगर बी 1 गुना है तो ये इससे कितना है 3 गुना 3 हो जाएगा, और ए बी से दुगुना तो बी 3 है तो इससे दुगुना 6, कोई दिक्कत नहीं। सी द्वारा 52 मिनट में तय की गई यात्रा, भाई सी को यात्रा है उसको 54 मिनट में तय कर रहा है, सी द्वारा 54 मिनट में तय की गई यात्रा, तो बी द्वारा समय में पूर्ण होगी। भाई सी किसी यात्रा को 54 मिनट में पूरा कर रहा है और बी उससे 3 गुना एफिशिएंसी है, 3 गुना कितनी है उसकी एफिशिएंसी किसकी बी की, सी से। भाई सी 1 यूनिट काम कर रहा है 52 मिनट में, तो बी कितने में करेगा 3 से भाग दे दीजिए, सिंपल है। भाई बी तो उससे कम समय में करेगा ना, भाई 54 में किया तो उससे कम समय में करेगा, उसको 3 गुना ज्यादा समय लगेगा किसको सी को, बी को 3 गुना कम समय लगेगा, 3 गुना कम निकालने के लिए 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 2 बचा कितना होता है, हाँ 2 × 3 8 24 18 मिनट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट इसका आंसर। भाई ये वाली बात आई कि नहीं है समझ में, हम भाग क्यों दे रहे हैं भाई, भाग हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सी कर रहा है 54 मिनट में, और सी की क्षमता बी की क्षमता सी से कितनी है 3 गुनी है, तो उसको 3 गुना कम समय लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए वर्तमान में जैगन एवं बाला की आयु, भाई कोई जैगन है और बाला है, ये वही वाला है वो वाली बाला है भाई ये, ठीक है। वर्तमान में जैगन एवं बाला की आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है 4:5 है। 8 वर्ष पश्चात जीवन की आयु 28 वर्ष, कब 8 वर्ष पश्चात जैगन की आयु कितनी हो जाएगी 28 वर्ष, ये वर्तमान आयु दिए, तो 8 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो जैगन की वर्तमान आयु क्या आ गई 20 वर्ष, आएगी कि नहीं आएगी भाई। मैंने बोला आज मैं 28 वर्ष का हूँ, आज मैं 28 वर्ष का हूँ, तो 8 वर्ष पहले मैं कितने वर्ष का था 20 वर्ष का, स्वाभाविक सी बात है मैं बोलूं, यही तो उसने बोला है। 8 वर्ष पश्चात बोल दिया इसमें, मैंने बोल दिया कि आज से 8 वर्ष बाद मैं 28 वर्ष का हो जाऊंगा, आज से मैं 8 वर्ष बाद 28 वर्ष का हो जाऊंगा, तो अभी वर्तमान में कितने वर्ष का हूँ 20 वर्ष का, लेकिन रेशो में 4 है और वर्ष में 20 है, कितना गुना है 5 गुना। क्या पूछा वर्तमान में बाला की आयु, 5 में से मल्टीप्लाई दीजिए 25 क्या हो जाएगा 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 5a⁴ bq c को 7ab से विभाजित की, सिंपल है इसमें भाग दे दीजिए, भागी तो देना है, देखिए 7 से इसमें गया 56 में 8 बार, a का गया तो ये आ गया a³ b का गया तो b², c से c कट गया तो 8, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सिंपल है सभी लोग कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है एक कक्ष की ऊंचाई उसकी लंबाई एवं चौड़ाई के योगफल का, भाई एक कक्ष बना लेते हैं हम प्यारा सा, ये कोई कक्ष है
यहाँ पर दिया है हमको इसकी लंबाई एवं चौड़ाई की योगफल का 1/5। कौन ऊंचाई, हम मान लेते ऊंचाई h है, कक्ष की लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका 1/5 बराबर क्या है, एक कक्ष की ऊंचाई। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये हो जाएगा 5/1 इज इक्वल टू L प्लस बी अपॉन h। तो यहाँ से ये आ गया हमको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्या आ गया, अनुपात, मतलब इनके अनुपात में हमको मात्रा प्राप्त हो गई। अब आगे पढ़िए, यदि दीवार पर कागज लगाने का बोल, देखिए आप इस क्वेश्चन को इस तरह करिए, आप जिस रूम में बैठे हैं उसको एज्यूम करिए हम इस रूम की दीवारों को पेंट करना है, तो रूम की दीवारों पर ही तो पेंट करेंगे, छत को छोड़ देंगे और जमीन को छोड़ देंगे, मैंने केवल बोला रूम की दीवारों को पेंट करना है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है वो कि 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 640 रुपए है, तो कक्ष की ऊंचाई कितनी होगी, तो हमसे कक्ष की क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। तो हम जानते हैं देखिए कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। भाई ये ऊंचाई भी तो जुड़ जाती है, भाई देखो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर एक दीवार की निकालेंगे हम चारों उसकी निकाल लेंगे तो जो प्लस हो जाता है, प्लस इसमें हाइट भी तो जुड़ेगी तो एच आ जाता है, ठीक है। अब देखिए बस सॉल्व कर लीजिए इसको, इसको मान लीजिए 5x, इसको मान लीजिए x, यहाँ पर रखिए देखिए 2 हो जाएगा 5x आ जाएगा और x h की जगह x आ गया, आया कि नहीं आया। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, भाई जितना ये जो खर्च हुआ है, जितना जो पेंट लिया है, मान के चलो 640 जो लगा है, इसमें 4 का भाग दे दूं, इसमें मैं 4 से भाग दे दूं, तो ये क्षेत्रफल ही तो निकलेगा। भाई जो कुल लगा हुआ है इसमें छोटे छोटे मान के चलो, ये जो 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर, ये जो दीवार है इस पर ये छोटा छोटा लगेगा, ये छोटे छोटे कागज लगेंगे चिपकाएंगे हम, तो जब इन कागजों जो जितनी मात्रा रुपए में कागज की लगी है और जो टोटल है उसमें मैं भाग दे दूंगा, तो टोटल एरिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 160, तो 160 क्या आ गया दीवारों का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा बराबर। सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये कितनी बार गया, 8 बार, 0 80, अरे एक मिनट ऐसा मत करिए, इस तरह करिए, देखिए ये हो जाएगा 2, देखिए 5 दूनी 10, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 60, ये 0 से 0 गया, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर आ गया क्या 16, एक्स बराबर क्या आ गया 4। अब पढ़िए सवाल क्या बोल रहा है, तो कक्ष की ऊंचाई, तो देखिए कक्ष की ऊंचाई क्या मानी थी हमने, एक्स मानी थी, कक्ष की ऊंचाई को हमने एक्स माना है कि नहीं माना, एक्स माना है, तो एक्स बराबर क्या आ गया 4, 4 ही क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई 4 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए औसत ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन को तो आप सॉल्व, देखिए ये थोड़ा सा कुछ, हाँ नहीं सही है बिल्कुल, इस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कर लेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 संख्याओं से भाग दे देंगे, आपको एवरेज आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए एक प्रोग्रामर अपने समय का 1/6 नियोजन पर, कोई नियोजन है उस पर 1/6 पर, और 3/8 कोडिंग, कोई कोडिंग है उस पर 3/8, कुल समय का 1/3 दोष मार्जन, कोई दोष मार्जन है 1/3 दोष, एवं शेष दस्तावेज पर, कोई दस्तावेज है उस पर शेष पर व्यतीत करता है, तो वह, तो यह समय सारणी वर्ष के प्रथम तिमाही में अनुसरण करता है, ठीक है। उसके द्वारा नियोजन पर व्यतीत किए गए समय, उसके द्वारा नियोजन पर व्यतीत किए गए समय से दस्तावेजीकरण पर व्यतीत किए गए समय का अनुपात क्या होगा, हमसे अनुपात पूछा। तो देखिए मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है और जो बट्टे में दिया हुआ है, जैसे 6 8 3, इनका क्या ले लीजिए एलसीएम, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 24, उसको कुल मान लीजिए भाई कि ये कुल दस्तावेज पूरा 24 था, ठीक है, बस निकाल लीजिए, देखिए 24 इसमें से निकालेंगे तो 6 चौको 24, 4 आ गए नियोजन पे, 24 इस पर निकालेंगे, 8 तिया 24 और 3 तिका 9 आ गया, इस पे निकालेंगे 24, तो कितना आ गया तीचों को 12, तीछा घटा 3 7 3 8 24, 8 आ गया। अब देखिए 8 दूनी 16 17, 17 और 4 21, 21 हो गया, टोटल माना था हमने 24, कितना माना था 24, तो 24 में से 21 गया, कितना बचा 3, 3 क्या बचे शेष दस्तावेज बचे, 3 क्या बचा शेष दस्तावेज बचा। आगे सवाल को पढ़िए, उसके द्वारा नियोजन पर व्यतीत किए गए समय, नियोजन पर व्यतीत किए समय दस्तावेजीकरण पर व्यतीत, दस्तावेजी पर किए गए समय अनुपात, तो क्या हो जाएगा 4:3, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि उसने बोला नियोजन पर व्यतीत किए गए समय, नियोजन ये है हमारा, और दस्तावेज, दस्तावेज ये है, उनका क्या बनाया हमको अनुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए ये एडवांस मैथ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पेपर में, देखिए त्रिभुज एबीसी में
कोई त्रिभुज है एबीसी में, एंगल ए बी सी, एंगल ये है 60 डिग्री, एंगल बी है 80 डिग्री, ये एंगल है 80 डिग्री तथा एंगल बी एवं एंगल सी के समद्वि भाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं। अब देखिए कोई एंगल सी है भाई, 80 ये है 60 ये, तो ये कितना होगा 140, 140। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है 180, तो 140 गया तो कितना बचा 40, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 40, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब पढ़ो, एंगल बी तथा एंगल सी के समद्वि भाजक, भाई कोई एंगल बी है इसका समद्वि भाजक है ये, और एंगल सी का समद्वि भाजक, बिंदु कहां पर ओ पर मिलता है, बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो बी ओ सी हमसे ये वाला एंगल पूछा है, स्वाभाविक सी बात है, कोई ये त्रिभुज है इसके ये समद्वि भाजक इस एंगल पे मिल रहे हैं, तो समद्वि भाजक इस दोनों कोणों को बराबर हिस्सों में बांटेगा कि नहीं बांटेगा, भाई ये बराबर कोणों में बांटेगा कि नहीं बांटेगा, ये 80 है भाई टोटल, तो ये कितना हो जाएगा 40 होगा कि नहीं, ये 40 है, ये कितना हो जाएगा 20 होगा कि नहीं होगा। फिर वही वाली बात, किसी भी त्रिभुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 180, 40 ही हो गया 60 ही हो गया, 40 ही हो गया 60 ही हो गया, तो कितना बचा भाई 80 60 140, बिल्कुल 40 60, तो कितना बचा 120, कितना बचा 120, ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यदि 32 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 2/3, तो देखिए इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 32 की पावर दी है 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 2/4 की पावर के, तो के का मान पूछा है। देखिए 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ये हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई, भाई अब इसको क्या लिख सकते हैं, अगर कोई a बटे इसकी पावर 2 है तो हम a की पावर -2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए, बिल्कुल ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा घातांक एवं कर्ण के नियम से, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -2/3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 के घातांक एवं करनी के नियम से। अब देखिए गुणा में घाते क्या हो जाती है जुड़ जाती है, गुणा में घाते क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5/3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 के। अब आधार समान है, आधार समान है तो घातों की क्या हो जाएगी तुलना हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5/3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 2 के। सॉल्व कीजिए, देखिए 3 को लीजिए एलसीएम लिया, 5 में से 2 गया तो 3 बचा इज इक्वल टू 2 के, भाई 3 से 3 गया तो 1 बराबर 2 के बराबर आ गया 1/2, के बराबर क्या जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। घातांक एवं कर्ण की नियम कर लेंगे आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज के दो सम्मुख कोणों का योग 140 है, तो समांतर चतुर्भुज के कोण निम्न होंगे। तो देखिए आपको मैं कई बार से समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी बताती हुई आ रहा हूं कि कोई भी समांतर चतुर्भुज क्या होता है, किसी भी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं आपस में बराबर, सम्मुख कोण क्या होते हैं आपस में बराबर, ठीक है। और उसके आसन्न कोण क्या होते हैं, भाई अगर कोण ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी, और आसन कोण एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, और उसके आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल मतलब उसके जो आसपास के एंगल उनका योग क्या होता है 180 डिग्री। अब देखिए दो सम्मुख कोणों का मान 140 डिग्री है, भाई इन दोनों का कोण मान लेते हैं 140 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा 70, और आसन्न कोणों का मान कितना होता है 180, अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 110, ये 110 तो ये भी क्या हो जाएगा 110। समांतर चतुर्भुज के कोण होंगे 70 और 110, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यदि √2 बराबर ये, तो ये सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 98 को क्या लिख सकते हैं हम 49 मल्टीप्लाई 2, 49 क्या होता है 7 का अंडर रूट होता है √2, 7 मल्टीप्लाई √2 का मान हमको दिया ही है सवाल में 1.4, ये 7 चौको 28, 8 7 7 9 9.8, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2। कर लेंगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व सभी लोग, सिंपल है। देखिए अगला चलिए, देखिए यदि एक घन की प्रत्येक कोण में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं, देखिए जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है, कितना आ रहा है स्क्वायर, तो उसमें सक्सेसिव वृद्धि वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 50% की वृद्धि बोल रहा है। अगर यहाँ पे किसी क्यू होता तो हम 3 बार वृद्धि करते उसमें, अगर स्क्वायर तो हम केवल 2 बार वृद्धि करेंगे। कैसे भाई 50 +50 +50 इंटू
50 दो बार वृद्धि बटे 100। देखिए 50 50 100 प्लस एक जीरो से दो जीरो गई, ये क्या गया 25, तो क्या गया 125%। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हमारा आंसर। ये सक्सेसिव केस होता है ना, आप सभी ने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एकल छूट ज्ञात कीजिए जो कि 20%, 10%, 5% की छूट की एक श्रेणी के समतुल्य। देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस बाय माइनस एक्स बाय अपॉन 100, ये लगा दीजिए। पहले क्या करिए, इन दोनों में फॉर्मूला लगाइए, ये वाला जो वैल्यू आए इन दोनों से फिर उसको उससे फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि हमको 3 बार छूट देना है, एक तरीका। दूसरा तरीका होता है आप इसको 100 मानकर कर सकते हैं। 100 में 20% की छूट 80 हो जाएगा, 80 में 10% की छूट 8 72 हो जाएगा, 72 में 5% की छूट 7.2, 10% उसका आधा करेंगे, उस तरह माइनस करके उस तरह निकाल सकते हैं। उससे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। उससे अच्छा होता है इसका एक रेशो मेथड, कि हम इसको रेशो से कैसे कर सकते हैं। देखिए 20 को लिख सकते हैं हम 1/5, 5 रुपए 1 रुपए की छूट दे रहा है, कितने बेच रहा है उसको 4 पे। 10 को लिख सकते हैं हम 1/10, 10 पर 1 रुपए की छूट दे रहा है, कितने बेच रहा है 9 पर। 5%, इसको लिख सकते हैं 1/20, 20 पर 1 की छूट 19। ठीक है, जो कट रहा है वो काट दो, 4 बार नहीं 5 बार गया। 25 25 इंटू 10 क्या आ गया 250। ठीक है, 19 नंबर 171, कोई दिक्कत। 250 की चीज 171 रुपए में बेच रहा है, 250 की चीज 171 रुपए में बेच रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है। देखिए 29 ये 50 ये, तो 79 किस पर 250 पर। परसेंट निकालने के लिए 100, तो देखिए 25 से कम 25 जीरो, 25 चौको 100। देखिए 9 चौको 36 की 6 कैरी आई 3, 7 चौको 28 और 3 31, डेसिमल 31.6% की क्या दे रहा है हमको छूट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट। तो आप इसको रेशो मेथड से कीजिए, सबसे अच्छा मेथड होता है रेशो मेथड। इससे क्वेश्चन को क्या हो जाता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है और हमारा टाइम और कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा बच जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक पुरानी कार 3 वर्ष पहले 6,000 सॉरी 62,500 रुपए की खरीदी गई और अब उसका मूल्य 32,000 हो गया। भाई कोई थी उसको 62,500 रुपए में खरीदा, अब क्या हो गया 32,000 उसका क्या हो गया मूल्य हो गया। तो इसके अवमूल्यन की वार्षिक दर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपने चक्रवर्ती ब्याज में जरूर पढ़ा होगा कि चक्रवर्ती ब्याज में उसका अवमूल्यन हो जाता है या बढ़ जाता है या वृद्धि हो जाती है ना। आपने इसको साधारण ब्याज में भी पढ़ा होगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर 3 वर्ष दिया हुआ है तो इसका क्यूब रूट निकालिए, अगर 2 वर्ष दिया है तो उसका स्क्वायर रूट निकालिए, अगर 4 वर्ष दिया होता तो हम उसका 4 बार वर्गमूल निकालते। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह कर सकते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट भी होता है, वो जब हम चक्रवर्ती ब्याज है उसको पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखिए करिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 से काट दी, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 छक्के 30, 5 को 20। अब ये नहीं कटेगा, तो देखिए 3 वर्ष दिया तो उसका क्या निकाल दीजिए क्यूब रूट, इसका भी क्यूब रूट। तो 125 का क्यूब रूट क्या है 5 और 64 का 4। आए कि नहीं आए। 5 की वस्तु की मूल्य की कीमत 4 हो गई, 5 की वस्तु की मूल्य की कीमत 4 हो गई, कितना घटा 1 घटा, किस पर 5 पर। परसेंट के लिए 100, तो क्या आ गया 20%, 20%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा एक। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए। अगर 2 वर्ष बोलता तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते, 4 बार बोलता तो 4 बार हम ऐसे 4 बार निकाल लेते भाई, कितनी बार 4 बार निकाल लेते दोनों साइड। अगर क्या बोलता हमसे 4 बार बोलता है, लेकिन इस प्रश्न में दिया हमको 3 वर्ष, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे क्यूब रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए वर्ग अंतरालों 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 पर गौर करें। यहाँ पर वर्ग अंतराल 20 से 30 की वर्ग सीमा बताइए। देखिए इसमें दो तरह की लिमिट होती है, एक होती है अपर लिमिट, एक होती है लोअर लिमिट। ठीक है, इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा, इसको बोलते हैं निम्न सीमा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, जबकि इसका बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। बेसिक कंसेप्ट देखो, उसको ये सांख्यिकी को समझने में कम से कम 5 से 6 क्लास में लेना पड़ती है। तो अब इतना समय हमारे पास नहीं है कि मैं आपको उस तरह आपको बेसिक से बताऊं, मैं आपको उसका डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखिए जब भी वो हमसे अपर लिमिट या लोअर लिमिट निकालने की बात करें तो क्या करिए कि जो भी वर्ग अंतराल दिया, जैसे हमको दिया 21 और 30, 21 और 30,
कि वर्ग सीमा क्या होगी, इसकी वर्ग सीमा क्या होगी, 21 और 30 की वर्ग सीमा पूछ रहा है। अगर इसकी लोअर लिमिट निकालना है, हमको क्या निकालना है, निम्न सीमा निकालना है, तो क्या कीजिए, जो दिया उसमें से एक माइनस कीजिए, जैसे कि 20, और जो दिया उसमें उसी को जोड़ दीजिए बाई 2। तो ठीक है, देखिए 20 और 21 41, जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20.5। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी लोअर सीमा, लोअर लिमिट। देखिए ये देख, मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को जल्दी करने का। इसका बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होता है, इतना समय नहीं है हमारे पास, ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा तो, है ना। तो ये क्या आ गई, लोअर लिमिट आ गई, इसकी क्या आ गई, लोअर लिमिट, मतलब निम्न सीमा आ गई, ठीक है। और अगर इसकी उच्च सीमा निकालना है तो क्या कीजिए, जो बड़ा वाली डिजिट है, जो वर्ग अंतराल दिया है हमको, उसकी बड़ी डिजिट है 30, उससे अगला लीजिए 31, ठीक है, बाई 2 कर दीजिए, तो इसकी आ जाएगी 30.5। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर। तो सबसे अच्छा तरीका इस तरह के क्वेश्चन को करने का। देखिए अगर अब ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। कभी जब हम अगर सांख्यिकी को पढ़ेंगे डिटेल में तो मैं आपको उसको बेसिक से भी सॉल्व करवाऊंगा। क्या करिए आप, तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर देखिए मैं डायरेक्ट बताता हूँ कैसे करेंगे। अगर हमको इस सवाल की निम्न सीमा निकालना है, मतलब लोअर लिमिट निकालना है, तो क्या कीजिए, जो वर्ग अंतराल दिया है, जैसे हमको यहाँ पर दिया है, मैं बताता हूँ आपको, हमको वर्ग अंतराल दिया है यहाँ पर 21 और 30। मैं डायरेक्ट बताता हूँ हमको क्या करना है। अगर हमको इसकी लोअर लिमिट निकालनी है, तो अगर ये इस तरह दिया है तो इससे एक कम करिए और दशमलव लगा दीजिए, इससे एक बढ़ाइए और दशमलव लगा दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं तो देखिए ये तो क्या होगा, थोड़ा सा एडवांस, अगर यहाँ पर 20 होता तो भी वही चीज आती, अगर एक कम करते 19, उसमें दशमलव लगा देते, ठीक है। यहाँ पर अगर क्या होता, 29 होता तो भी हम वही चीज करते हैं ना, उससे एक कम करिए और डेसिमल 5 लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, कोई वृत्त है, इसका हमको व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो निम्न जीवाओं में से कौन सी जीवा वृत्त के केंद्र के सर्वाधिक निकट होगी। तो स्वाभाविक सी बात है, देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। भाई 7 यहाँ है, जैसे ही हम यहाँ आएंगे ये 6 हो जाएगी, फिर नीचे जाएंगे 5, फिर 4 3 2, इस तरह चलती रहेगी, क्योंकि वृत्त के नजदीक, वृत्त के केंद्र पर उसकी वृत्त की व्यास उसकी सबसे बड़ी क्या कहलाती है, जीवा। जो जीवा वृत्त के केंद्र की जितनी नजदीक होगी वही जीवा सबसे बड़ी जीवा होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब हमको दिया समचतुर्भुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर, कोई समचतुर्भुज है भाई, एक समचतुर्भुज है, इसका परिमाप दिया हमको 52 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि भाई किसी भी चतुर्भुज या किसी भी आयत या कोई भी बंद आकृति, उसका परिमाप क्या कहलाता है, उसकी चारों भुजाओं या का योगफल। तो क्या हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 52। तो a बराबर क्या होगा, 4 एकम 4 4 तिया 12, तो उसकी भुजा की लंबाई क्या आ गई, 13, ठीक है 13। एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, हम मान लेते हैं एक विकर्ण, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या है, विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए एक विकर्ण हमको दिया है तो दूसरा विकर्ण हमको निकालना है, भाई निकालना है। एक विकर्ण दिया है 10, देखो समचतुर्भुज की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, भाई समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, उसके विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित। अगर ये 10 है, ये पूरा विकर्ण क्या है 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 5, आधा क्या हो जाएगा 5। तो और ये यहाँ पे क्या काटते हैं, 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, 90 डिग्री पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, और एक दूसरे को क्या करते हैं, समधि भाजित करते हैं। तो ये हो गया 5, ये हो गया 5, हमको ये निकालना है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए, नहीं तो ये ट्रिपलेट होता है, ये 12 5 12 13 का, ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ये ट्रिपलेट तो कुछ आप याद कर लीजिए, जैसे 3 4 5, ये एक ट्रिपलेट है, 3 का भी दुगना, इसका भी दुगना, इसका दुगना कर दिए, ये सब का ट्रिपलेट होते हैं। तो देखिए ये 5 आ गया, ये 12, ये 12 आ गया, तो ये भी क्या होगा 12, तो 12 12 दूनी क्या हो जाएगा 24। तो देखिए 1/2, ये है 10 और ये कितना है 24, काटिए 12 बार तो क्या आ गया 120। तो ऑप्शन नंबर क्या एक हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि ये ट्रिपलेट, देखिए अगर आप ट्रिपलेट नहीं निकाल पा रहे तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, इसको तो आप लगा देंगे, हम सब लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए 3 अंक वाली संख्या 5b9 प्राप्त करने के लिए 326, बाई 326 कोई संख्या है, मैं 3 अंक वाली 2a3
को जोड़ा गया तो हमको क्या प्राप्त हुआ 5b9। यदि 5b9 9 से भाज्य तो a प्लस बी का मान हमको बताना है। अब देखिए 6 और 3 को जोड़ो तो 9, 3 2 5 को जोड़ो तो भी 5 आ रहा है, 3 और 2 को जोड़ो तो भी 5 आ रहा है। हमको यहाँ पर a की वैल्यू बताना है क्या आएगी, लेकिन हमको यहाँ पे दिया है कि 9 से ये क्या होना चाहिए भाज्य। तो देखिए 9 का डिजिबिलिटी रूल बोलता है 9 एकम 9, 18 9 27, सर 9 8 72 9 81। तो देखिए यहाँ भी 9 आ रहा है, इसको ऐड करेंगे तो ये भी 9, ये भी 9, सभी 9। भाई तो नो का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है? नो का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर किसी संख्या का योगफल, 9 से क्या उसका फैक्टर से विभाजित, मतलब 9 या 9 से जैसे पहाड़ी से 9 के फैक्टर से विभाजित है तो वह पूरी संख्या क्या होगी 9 से विभाजित होगी। 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अगर कोई संख्या 9 से विभाजित तभी होगी उसका गुणन, उसका योगफल या तो 9 से विभाजित हो या उसके फैक्टर से, जैसे 9 दूनी 18 उससे विभाजित है तो वह संख्या क्या होगी 9 से विभाजित होगी। तो देखिए यहाँ पर दिया 9 और 4 14, 9 और 4 क्या दिया 14। अब 9 से विभाजित करने के लिए मुझे इसमें क्या करना है 4 को एडिशन, तो ये क्या हो जाएगा 18। तो भाई देखिए 18 9 से विभाजित होती है कि नहीं होती? होती है। पानी पी ले हम 1 मिनट। है ना? तो भाई ये 14 है, 9 से डिजिबिलिटी करने के लिए हमको 4 को क्या करना पड़ेगा ऐड, तो ये क्या हो जाएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये b की जगह क्या आना चाहिए 4, b का मान क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। देखिए 9 और 4 13 और 5 18, 18 हो जाएगा, 18 आ गया तो ये 9 से क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। अब इस b की जगह तो क्या आना चाहिए 4, अब यहाँ पर 2 है तो a की जगह में क्या रखूं कि यहाँ पर 4 आ जाए, तो a की जगह क्या रखना पड़ेगा मुझे 2, a की जगह क्या रखना पड़ेगा 2, तो a की वैल्यू क्या मिल गई 2, b की 4, कितना आ गया 6। यही हमसे क्या पूछा था सवाल में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए राम 564 रुपए के पेन, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गलती है। देखिए यदि पेंसिलों का कुल मूल्य यहाँ पर दिया है 108 और यहाँ पर दिया है टोटल नंबर पेन एंड पेंसिल, यहाँ पर पेन और पेंसिल दिया है, यहाँ पर केवल पेंसिल को अकेला मूल्य दिया है। तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को आप एक बार जरूर इंग्लिश में जरूर देख लें अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो देखिए राम ने 564 पेन और पेंसिल खरीदे, यदि प्रत्येक पेन का मूल्य 7 रुपए, हम मान लेते हैं प्रत्येक पेन का मूल्य 7 रुपए, तो टोटल पेन की कीमत हो गई 7 पेन, और प्रत्येक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है, तो ये था पेन, ठीक है, प्लस 3 क्या हो गया पेंसिल, इनकी कीमत दी है हमको 564 रुपए। तो यहाँ पर देख रहा पेन एंड पेंसिल, पेन और पेंसिल की कीमत दी हमको 108 रुपए, सिंपल है। इसमें विलोपन विधि लगा दीजिए, देखिए पेंसिल को बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा इस जगह पेन, 3 का मल्टीप्लाई किया ये हो गया 3 पेन, प्लस ये हो गया 3 पेंसिल, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं इसको। देखिए 8 3 24 200, 8 3 24 की 4 कैरी आई 2, 3 एकम 3, 324 बस। अब देखिए इसको माइनस कर दिए इसको, तो ये कट गया भाई, ये वाली लाइन अलग थी, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। यहाँ से इतना तो एडजस्ट कर लेंगे आप, 7 में से 3 गया तो 4 पेन बचे, इज इक्वल टू क्या बचा 324। पेन की कीमत बताना है हमको, भाई यही तो होगा, पेंसिल को मैंने बराबर किया है ना, हाँ बिल्कुल। 8 8 थी 24 की 4 कैरी आई 2, 0 2 3 एकम 3। अब देखिए 4 से भाग दी, 4 8 32, 4 दूनी 8, 82 पेन आ गए। हमसे क्या पूछा है तो उसने कितने पेन खरीदे, तो ये तो गड़बड़ हो गया यार कुछ, अरे सॉरी 1 मिनट, सॉरी सॉरी 324 थोड़ी आएगा, 1 मिनट 4 पेन आ गया। अब इसको भी तो माइनस करना पड़ेगा, देखिए 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गए 2, भाई इसको माइनस भी तो करना पड़ेगा, ये माइनस नहीं किया था मैंने, है ना। तो देखिए अब पेन की कीमत आ जाएगी कितनी 60। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि हमको पेन की कीमत पूछी थी। तो विलोपन विधि लगाकर आप इस तरह क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए तो सिंपल है, इसे फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। लगाइए फॉर्मूला, देखिए अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आता है माइनस, तो देखिए माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो माइनस का था, क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, नहीं सॉरी ये प्लस का ही रहेगा ये तो, हाँ ये प्लस का ही तो है एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी, देखिए ए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस ये प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में, सॉरी ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, देखिए वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट गया, जेड से ये जेड कट गया, ये बचा 2 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, तो ये हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर माइनस 2 जेड स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, देखिए 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए वह कौन सी संख्या जिसका घन 1331 है, 1331 होता है 11 का माइनस, तो -11 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हम सभी को पता है 1331 का क्यूब क्या होता है 1 होता है। अब देखिए 7 प्लस एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में से कितना घटाया जाए कि परिणामी बहुपद x माइनस 3 से पूर्णतः रूप से विभाजित हो। देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को सबसे अच्छा तरीका होता है करने का कि x माइनस 3 इसको 0 के बराबर लिख दीजिए, x बराबर क्या लिख दीजिए 3, और इस 3 को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। रखिए देखिए 7 प्लस 3 माइनस 4, 3 के स्क्वायर 9 9 चौको 36 प्लस 3 का स्क्वायर 27। सॉल्व कीजिए, देखिए 30 और 10 37 माइनस 36 इज इक्वल टू क्या आ गया एक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट इसका आंसर। सबसे अच्छा तरीका इनको 0 के बराबर रख के उसकी वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा तो आज की क्लास थी हमारी यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते तो आप हमारे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। और आपको जो भी डाउट आते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे अपने डाउटों को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम। जय हिंद।